हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपर बाउंड फॉर ए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। आज की वीडियो में अपन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के लिए जो अपर बाउंड होता है वो किस तरह से डिसाइड होता है उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं, और इसके साथ ही एक अपनी थ्योरम है जिसका जो प्रूफ है वो अपन देखेंगे, वो अपनी अपर बाउंड पर ही बेस्ड होती है। जैसे अपर बाउंड के बारे में अपन जानते हैं कि उसकी ऊपरी सीमा ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के लिए क्या डिसाइड करती है, उसकी ऊपरी सीमा को निर्धारित करती है, और उसको मतलब बाउंड करने के लिए निचला परिपथ इसके अंदर नहीं गिवन होता है, ऊपरी सीमा गिवन होती है, जिससे अपने को पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की अधिकतम वैल्यू जो है वो इस तरह से डिसाइड हो सकती है। क्लियर है अच्छे से? तो देखिए एक छोटी सी थ्योरम है, उसको अपन आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं थ्योरम के स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख देती हूँ। थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है कि यदि एक फलन, ठीक है, एफ ऑफ जेड लिया हुआ है, यदि एक फलन है एफ ऑफ जेड, ठीक है, एफ जेड एक फलन लिया हुआ है और इसके जो लंबाई है जो जिसमें ये डिफाइन है, ठीक है, एल लंबाई के कंटूर में परिभाषित है। कॉन्टूर अपने डिफाइन किया ही था। कॉन्टूर क्या होता है? चापों का एक समाकल रूप होता है, ठीक है, कंटूर में परिभाषित है। और उस चाप की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? अपने पास में एल है। उस कंटूर की जो टोटल लंबाई है वो एल है। कंटूर सी पर संतत फलन है, यानी कैसा है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, संतत फलन है, ठीक है, ये अपना इतना गिवन है। तथा यदि, अब उसके अपर बाउंड के बारे में बात की गई है, तथा यदि कैपिटल एम मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ जेड का, मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ जेड का क्या है? ऊपरी सीमा है। मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ जेड की सी पर, यानी जिस कंटूर में अपन ने उसको डिफाइन किया है उस कंटूर के लिए, ठीक है, सी पर ऊपरी सीमा है, ऊपरी सीमा है, तो अपने को प्रूफ करना है। और प्रूफ अपने को क्या करना है? यहाँ पे एफ ऑफ जेड डी जेड का जो मॉड्यूलस है वो किससे लेस देन इक्वल होगा? एम और एल से क्या होगा? लेस देन होगा। ये अपने को यहाँ पर डिफाइन करना है। क्लियर है अच्छे से? तो इस तरह से अपनी ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो अपने पास में गिवन है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो अपन इस कॉन्टूर के लिए लेके चलते हैं प्रूफ। जब लेके चलेंगे तो कॉन्टूर जो है उसके अंदर अपन कितने चाप मान लेते हैं कि ये n चापों से या n+1 चाप से क्या हुआ है? पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। लिख लेते हैं, कंटूर C में Z0 Z1 से लेकर Zn, ठीक है, ये n+1 बिंदु है, n+1 बिंदु C को n भागों में क्या करते हैं? विभाजित करें। n भागों में, देखो n+1 बिंदु है तो अपना कॉन्टूर कितने भागों में डिवाइड हो गया? n भागों में विभाजित हो गया। n भागों में विभाजित करता है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? n+1 बिंदुओं में इसको विभाजित करता है, ठीक है। जब अपन इसका योग ज्ञात करते हैं, ठीक है, जब भी अपन इसका योग ज्ञात करते हैं तो योग के लिए मैंने आपको पहले जो चीज़ें हैं उनको बताया था, ठीक है। वो योग जो होता है वो अपना किसके बराबर होता है? इसके समाकलन के बराबर ही होता है। बाद में अपन ये सारी चीज़ें जो है वो डिफाइन करते हैं। तो एक बार के लिए मैं उस थ्योरम को, यानी जो अपन ने अब इनिशियो मेथड के अंदर पढ़ा था, उसी स्टेटमेंट को अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, कि मान लेते हैं कि इसका आरवां जो इसका चाप है उस पर अपना इसका जो योग है वो किस तरह से डिफाइन है, ठीक है। तो देखो Sn जो है योग वो क्या डिफाइन होगा? समेशन ऑफ R1 to N F xi r
और ZR माइनस 1। इसी तरह से अपन क्या करते हैं, इसके योग को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब अपन पता है जब अपन इसकी लिमिट को क्या करेंगे, n तक ले n की लिमिट को अपन इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे तो ये बहुत सारे छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाएगा। इस कंडीशन में अपनी ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, शून्य की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज़ें अपन जो सारी चीज़ें हैं वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो ZR माइनस 1 टेंडिंग टू 0 शून्य की ओर प्रवृत्त होता है। ठीक है, तब यहाँ पर अपन परिभाषा से क्या लिख सकते हैं, जो परिभाषा थी जो अब इनिशियो मेथड के अंदर अपन ने पढ़ा था, C f of z dz इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ R1 to n f of xir ZR माइनस 1। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर अपना पूरा जो है वो डिफाइन हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे जो बात की गई है, जब अपन इस फलन को देखते हैं तो इस फलन को अपने को क्या लेना होगा, अपने को यहाँ जो भी स्टेटमेंट में प्रूफ करेंगे तो अपने को मॉड्यूलस प्रूफ करना है। तो अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ इसका जो मॉड्यूलस है वो डिफाइन कर देते हैं। क्लियर है, जब इसका अपन मॉड्यूलस डिफाइन करेंगे तो देखिए मॉड ऑफ C f of z dz इक्वल लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट R1 to n f of xir ZR माइनस 1। ठीक है, और मॉड्यूलस 1। इसी तरह से ये दोनों तरफ अपन ने क्या ले लिया, मोड ले लिया। अब देखिए दोनों तरफ अपन ने मॉड्यूलस को डिफाइन कर लिया। अब अपन इस मॉड्यूलस को, यहाँ पर आपको दो फंक्शंस दिख रहे हैं, तो दोनों फंक्शंस के अंदर अपन क्या करेंगे, इनको तोड़ेंगे। तो जब इनको दो फंक्शंस के अंदर अपन तोड़ेंगे तो ये वैल्यू जो है वो देखिए कैसे डिफाइन हो जाएगी। अपनी जो वैल्यू है वो देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगी। दो मॉड्यूलस में, मॉड्यूलस पता है जब मॉड्यूलस अपना खुलता है, ठीक है, कोई भी दो फंक्शंस पे खुलेगा तो वो हमेशा कैसा हो जाएगा, लेस देन इक्वल का साइन उसके अंदर आ जाएगा। तो देखिए आप जेड डी जेड, अब जब इनको खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल है समेशन ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट r समेशन 1 टेंडिंग टू 0, ये एक्साई आर ये हो जाएगा और ZR माइनस 1 ये हो जाएगा। इन पर मॉड्यूलस अलग से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये जो वैल्यू है वो डिफाइन हो जाएगी। अब देखिए अपन जानते हैं कि अपन ने अभी जब डिफाइन किया था अपन ने फलन को, तो अपन ने बताया था कि मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ z ऊपरी सीमा से मतलब क्या हो जाएगा, ये इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। m अगर है मेरी फलन ऑफ f ऑफ z की क्या है, ऊपरी सीमा है, तो मेरा फलन इस तरह से डिफाइन होगा। तो यहाँ पर ये जो आपको वैल्यू दिख रही है पूरी, इसके अंदर अपन क्या पुट कर देंगे, m पुट कर देंगे। तो देखिए अपनी जो वैल्यू है वो यहाँ पे इस तरह से बदल जाएगी, लेस देन इक्वल है लिमिट है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है समेशन ऑफ R1 टेंडिंग टू n है, यहाँ आ जाएगा कैपिटल M और यहाँ पर अपनी यही वैल्यू जो है वो चालू रहेगी। ठीक है, अब देखिए ZR माइनस 1, ठीक है, अपन इसकी बात कर रहे थे। तो अपन जानते हैं कि ये क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी होती है। ठीक है, जब अपन इसके मॉड्यूलस को डिफाइन करेंगे इसका मतलब क्या होगा, ये कोई दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को यहाँ पर दिखाएगी, और अगर ये दूरी को दिखाएगी तो अपन इसको यहाँ पर अलग अलग जो फॉर्म है उसके अंदर अपन खोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखिए इसको लिख लेते हैं पूरा। तो अपने जो चाप की लंबाई है वो अपने पास में गिवन तो है ही, बस उसी की हेल्प से इसको खोल लेते हैं। लिमिट है कैपिटल M को मैं बाहर ले लेती हूँ क्योंकि उस पर तो लिमिट अप्लाई होगी नहीं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और इसको मॉड्यूलस को खोल देते हैं। तो पहला मॉड्यूलस खुलेगा Z1 माइनस Z0 प्लस Z1 माइनस Z2, इस तरह से ये आगे से आगे Z2 माइनस Z3, ठीक है, और आगे से आगे अपना चलता जाएगा और लास्ट आ जाएगा Zn माइनस 1। ठीक है, इस तरह से ये जो ब्रैकेट है वो ये पूरा अपना समेशन जो है वो अपना खुलेगा।
तो समेशन खुल गया। अब आप जानते हैं कि इस पूरे की लंबाई अपने को जब अपन ने शुरुआत में जब इसको डिफाइन किया था तो अपन ने कंटूर की पूरी लंबाई को कितना, ये दोनों सारे चाप मिलकर क्या बना रहे हैं, एक कंटूर का निर्माण ही तो कर रहे हैं, ठीक है। और अपन ने कंटूर की जो पूरी लंबाई थी उसको यहाँ पे शुरुआत में क्या गिवन था अपने पास में, एल ए गिवन था। तो मैं ये जो पूरी वैल्यू है इसको क्या पुट कर सकती हूँ, कंटूर सी की लंबाई जो है वो एल जो है वो यहाँ पर पुट कर सकती हूँ। ये अलग अलग चाप की लंबाई है और सभी चापों की लंबाई जब जुड़ेगी तो क्या बनेगा, अपना पूरे कंटूर की लंबाई आएगी और कंटूर की लंबाई अपने पास में कितनी गिवन है, एल ए गिवन है। तो बस ये एल गिवन है तो इसको अपन क्या पुट कर देते हैं, एल ए पुट कर देते हैं। तो अपनी जो वैल्यू है सी एफ ऑफ जेड डी जेड, इसका जो मॉड्यूलस है वो लेस देन क्या हो जाएगा, एम ए एल। और यही हमें इस थ्योरम के अंदर प्रूफ करना था कि अगर किसी फलन का ऊपरी परिबद्ध अगर अपने पास में गिवन होता है या विद्यमान होता है तो उसके साथ में और कंटूर की लंबाई गिवन होती है तो अपने फलन का जो मॉड्यूलस होता है, सॉरी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, किसी फलन के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का जो मॉड्यूलस होता है वो इस तरह से डिफाइन हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने अपर बाउंड को डिस्कस किया है और अपर बाउंड भी किसके लिए, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के लिए। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।